So guys, welcome back on Impact Classes. Today's topic is statistics and statistical sampling. Okay, सांख्यिकी एंड सांख्यिकीय नमूनाकरण. So ये complete course Impact Classes ऐप पे अवेलेबल है, जिसको आप अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है सो आप Impact Classes ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से. अगर आपके पास iOS फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, तो आपको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करना है. और क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करना है WEVUSO, और आपको फिर वो इम्पैक्ट क्लासेस ऐप एक्टिवेट हो जाएगी. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होता क्या है. ओके, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या. स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, interpreting and presenting data to uncover patterns, trends and insights. स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं. उस डेटा को जो कलेक्ट किया है उसको फिर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें किस वे में चाहिए. फिर उसको एनालाइज करते हैं कि इस डेटा का मीनिंग क्या है, और फिर डेटा से जो मीनिंग निकल के आ रहा है उसको इंटरप्रेट करते हैं, और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं कि हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया था, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया, तो फिर क्या आउटकम निकल के आया, क्या आंसर निकल के आया, क्या पैटर्न निकल के आया, क्या ट्रेंड है, क्या इंसाइट है. जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए आप देखें, सपोज कोई कंपनी है, वो कंपनी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहती है. ओके, अब उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले वो कंपनी क्या करेगी, सर्वे करेगी. वो ये देखेगी कि कस्टमर को चाहिए क्या. ओके, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने मन में उसने कुछ सोचा और कोई प्रोडक्ट उतार दिया मार्केट में. पहले वो मार्केट की नीड समझेगी कि मार्केट को चाहिए क्या, मतलब कस्टमर्स को चाहिए क्या. तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि सर्वे करेंगे. ओके, सर्वे कैसे करेंगे. सपोज इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, तो बहुत सारे स्टेट्स में से वो कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे. ओके, डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ से लोगों से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, आप हमें एक इस टाइप की मशीन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इस मशीन में आपको क्या क्या फीचर चाहिए, या इस टाइप की मशीन की आपको नीड है या नहीं है. तो वो सर्वे करेंगे. तो सर्वे करने से क्या होगा, डेटा कलेक्ट होगा. फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे कि किस एरिया में, सपोज साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, या फिर जो मिडिल इंडिया है, कहाँ पर उस मशीन की डिमांड ज़्यादा हो सकती है. उसको एनालिसिस करेंगे कि हमें वो प्रोडक्ट उतारना है मार्केट में या नहीं, हमें लॉन्च भी करना है या नहीं. उसको इंटरप्रेट करेंगे और फिर अपनी कंपनी में शो करेंगे, डेटा को प्रेजेंट करेंगे कि क्या आउटकम निकल के आया, क्या पैटर्न है. कि लेट्स से नॉर्थ इंडिया में तो ये मशीन ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है, बट साउथ इंडिया में ये पॉपुलर नहीं हो सकती. ओके, ट्रेंड्स क्या है कि लोग पहले कौन सी मशीन यूज़ कर रहे थे, अब किस पे शिफ्ट हो रहे हैं. और इनसाइट्स देंगे, मतलब उसकी जो डीप स्टडी की गई है ना, कि आप कंपनी में बैठे बैठे तो आप कुछ पता लगा नहीं सकते हो, जब आप सर्वे करोगे जाके तभी आपको आइडिया लगेगा. तो उससे आपको इनसाइट्स मिलेंगी. इनसाइट्स मतलब अंदर की बात जानने को मिलेंगी कि लोग चाहते क्या है. तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें या ना करें, या फिर अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करें तो उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए. ये सब चीज़ें क्या है, एक एग्जांपल है कि ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में होती हैं. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा, फिर उसको इंटरप्रेट करना, फिर उस डेटा को प्रेजेंट करना कि क्या पैटर्न निकल के आया है, जो हम लोगों ने सर्वे किया था उसका क्या रिजल्ट है, क्या ट्रेंड्स है मार्केट में. ओके, इनसाइट्स क्या है, मतलब लोगों की या फिर मार्केट की इनसाइट्स क्या है, उनके अंदर की सोच क्या है, क्योंकि कंपनी में बैठे बैठे तो पता लगेगा नहीं, तो जो सर्वे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है. अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इट अप्लाइज मैथमेटिकल टेक्निक्स टू ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्रूशियल फॉर फील्ड्स लाइक साइंस, बिजनेस एंड गवर्नमेंट. अब स्टैटिस्टिक्स क्या करता है कि जो रॉ डेटा है, जैसे आपने सर्वे किया, मार्केट में गए आप, कॉलोनी कॉलोनी में गए, लोगों से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो आपको रॉ डेटा मिला वहाँ से. फिर उस डेटा से हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि इस डेटा का मतलब क्या है. सो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ करते हैं, कहाँ पे, जो हम लोगों को रॉ डेटा मिला है. ठीक है, उस रॉ डेटा को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन में कन्वर्ट करने के लिए, कि उस डेटा का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है. तो उसका मीनिंग निकालने के लिए फिर हम लोग मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं. और ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, साइंस में यूज हो सकती है, बिजनेस में यूज हो सकती है, गवर्नमेंट में यूज हो सकती है. जैसे गवर्नमेंट भी सर्वे कराती है कि हाउस होल्ड नीड्स क्या है. ओके, लोगों का फूड पैटर्न क्या है, किस इंडिया के किस एरिया में लोग
क्या स्टेपल फूड है, क्या खाना पसंद करते हैं, ओके, वहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल क्या है, प्रोटीन इंटेक क्या है, तो गवर्नमेंट भी सर्वे कराती है, तो डेटा इकट्ठा किया जाता है। जैसे अभी SIR हो रहा है, ओके, जो इलेक्शन से रिलेटेड है, तो वो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब उस जो रॉ डेटा आया है उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्म्ड डिसीजन में कन्वर्ट करेंगे, क्या यूज करके, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करके। की एरियाज इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, समराइजिंग डेटा, एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल्स। तो सबसे पहले तो एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, उसका मतलब क्या होता है, डेटा को समराइज करना, कि बहुत सारा डेटा है उसको समरी क्या निकल के आ रही है, उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। दूसरा क्या है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मीन्स कंक्लूजन ड्रॉ करना कि पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है। वो कैसे करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेते हैं, सैंपल सर्वे करते हैं। मतलब जैसे आप पूरे इंडिया में लोगों को क्या चाहिए, तो इसके लिए ऐसा तो है नहीं 140 करोड़ लोगों से पूछेंगे अगर हमें कोई सैंपल सर्वे कराना है। तो ऐसा तो है नहीं हम लोग 140 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो सबसे जाके पूछेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ लोगों के बेस पे हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि पूरा इंडिया चाहता क्या है। ठीक है, तो कंक्लूजन निकालना कैसे, सैंपल्स के थ्रू। अब इसमें कुछ कंसेप्ट है, जैसे सपोज एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, लेट्स से दिल्ली एक सिटी है, ओके, सो दिल्ली एक सिटी है। अब दिल्ली में हमें सर्वे करना है, तो ये लेट्स से दिल्ली है, ओके, सो इस दिल्ली में जितने भी लोग हैं उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। दिल्ली में जो पूरे कंप्लीट लोग हैं उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। ये टेक्निकल वर्ड है, हम जो कंप्लीट जिस जगह पे स्टडी होनी है उसमें जितनी चीजें हैं उन सबको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, टोटल चीज को बोलते हैं पॉपुलेशन। अब दिल्ली में अगर सर्वे कराना है तो ऐसा तो है नहीं, दिल्ली में सपोज 2 करोड़ पर्सन है तो सबसे पूछेंगे। कुछ एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज एक एरिया यहाँ से सेलेक्ट किया, एक यहाँ से सेलेक्ट किया, एक मिडिल से कर लिया, एक साइड से कर लिया, ये दिल्ली में एरिया सेलेक्ट किए। अब इसमें से भी सब लोग नहीं करेंगे, इसमें से भी हम लोगों ने सपोज लेट से 100% ले लिए, सो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो हम लोगों ने 700 लोगों पे सर्वे किया। ओके, तो ये जो दिल्ली में टोटल लोग हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, और जो हम लोगों ने लोग सेलेक्ट किए हैं उसको बोलते हैं सैंपल। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि 700 लोगों से जो हम लोगों को इंसाइट मिलेगी, जो भी हमें डेटा मिलेगा, उनके जो ओपिनियन मिलेंगे, उसके बेस पे हम लोग ये मान लेंगे कि पूरी दिल्ली का जो है ओपिनियन यही है। ओके, ऑल्दो ये परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों ने सब एरियाज में से 100 लोग सेलेक्ट करके हम लोगों ने सैंपल सर्वे किया, तो सर्वे में जो बात निकल के आई है वो मे बी पूरी दिल्ली के लिए ट्रू। तो हम लोगों को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ऐसा तो कर नहीं सकते कि एक एक पर्सन से बात पूछे, तो हमें सैंपल ही लेना पड़ेगा। तो जो जिस चीज़ पे स्टडी होनी है उसमें जो टोटल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, और उसमें से जितने क्वांटिटी सेलेक्ट की गई है सैंपल के लिए उसको बोलते हैं सैंपल। ओके, अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है, लेट से एक कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में 10,000 फाइल्स हैं, एक कोई ऑफिस है उसमें 10,000 फाइल्स हैं, और उसमें हम लोगों को ऑडिट करना है। कुछ ऑडिट करने के लिए हम लोगों को कुछ फाइल रेंडमली सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। 10,000 की मतलब सब फाइल्स का तो ऑडिट करेंगे नहीं हम लोग, बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट से हम लोगों ने 10,000 में से 100 फाइल सेलेक्ट की, तो ये जो 10,000 है ये हो गई पॉपुलेशन। और जो 100 फाइल्स हम लोगों ने रेंडमली सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे जो भी मेथड यूज किया है सेलेक्ट करने के लिए 100 फाइल्स को, वो जो 100 फाइल्स है उसको बोलते हैं सैंपल। और हम लोग ये 100 फाइल्स चेक कर लेंगे, और इस 100 फाइल्स के बेस पे हम लोग गैस कर लेंगे कि बाकी 10,000 में भी सेम यही पैटर्न होगा। ओके, सो यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि लोगों का मतलब लोग कितने हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में आपको लगा होगा पॉपुलेशन मतलब दिल्ली में लोग कितने हैं, पॉपुलेशन मतलब जिस भी चीज़ की स्टडी की जा रही है उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है उसको पॉपुलेशन, और उसमें से जो हम लोगों ने सैंपल सेलेक्ट किया है उसको बोलते हैं सैंपल। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स जो है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मेक प्रोडिक्शंस करने में। कंपनी है कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, जो मैंने बताया था आपको, तो वो भी प्रिडिक्ट कर सकती है कि लोगों का क्या ट्रेंड है, फ्यूचर में वो लोग क्या डिमांड कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन करने में यूज होता है। एक तो इम्प्रूव डिसीजंस, नेटफ्लिक्स यूजेस व्यू डेटा फॉर कंटेंट रिकमेंडेशन, इससे डिसीजन भी इंप्रूव होते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स क्या करता है, सर्वे करता है कि व्यूअर्स को कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है, अब जो कंटेंट पसंद आ रहा है वही कंटेंट ज़्यादा बनाएगा फिर वो। ओके, सो इस तरीके से डिसीजन इंप्रूव होता है। कंडक्ट रिसर्च, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू मेडिसिन।
अब सपोज कोई एक नई ड्रग आई, कोई नई मेडिसिन आई, अब वो कुछ लोगों को दी गई, अब उन पर रिसर्च की जाएगी कि इसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। सपोज एक कंट्री में 10 करोड़ पर्सन है, उनमें से 1000 लोगों को वो ड्रग दी गई, मीन्स वो मेडिसिन दी गई, तो उस पे जो रिजल्ट आया है उसके बेस पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि पूरी पॉपुलेशन पे अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। ओके, तो रिसर्च भी कर सकते हैं इसके थ्रू। क्वालिटी कंट्रोल, बिजनेसेस यूज स्टेटिस्टिक्स टू इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी। किसी कंपनी ने 10,000 प्रोडक्ट बनाए, उसमें से उसने रैंडमली कोई भी 100 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए और उसकी क्वालिटी देखी। अगर इन 100 की क्वालिटी अच्छी है तो वो ये गैस कर सकते हैं कि 10,000 भी अच्छे होंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल में भी यूज हो सकता है। अब स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग देखते हैं। सैंपल मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस पे भी स्टडी की जानी है उसकी टोटल क्वांटिटी जो है वहाँ पर, चाहे वो फाइल्स हों या लोग हों, ओके, या प्रोडक्ट हों, जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, मतलब इनकी स्टडी की जानी है। और उसमें से कुछ लोग हम लोग जो सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि सबको तो कर नहीं सकते, तो उसमें से कुछ सैंपल ले लेते हैं, उस सैंपल पे स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सैंपल। सो सैंपल इज अ स्मॉल ग्रुप सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन। ये जो सैंपल है वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, कि हम लोगों ने अगर सपोज 4 लोगों पे स्टडी कर लिया तो वो बात मोस्ट प्रोबेबली पूरी पॉपुलेशन पे करेक्ट ही होगी। सो पॉपुलेशन क्या होता है, इज अ ग्रुप फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। सपोज इन लोगों का स्टडी किया जाना है, ठीक है, इन लोगों की, तो यहाँ से जो सैंपल लिया गया वो सैंपल तो ये हो गया, लेकिन जो टोटल लोग थे उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अब सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग होता है कि हम लोग जो सैंपल लिया है उसको कैसे स्टडी करना है, उसके मेथड को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग टेक्निक्स 2 टाइप्स की होती हैं। ओके, सैम्पलिंग टेक्निक्स आर मेथड्स यूज्ड टू सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्ज population to participate in a study divided into probability random or non-probability non-random methods। सैम्पलिंग में क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन में से हम लोग कुछ सैंपल निकाल लेते हैं, ओके, एक सबसेट बना लेते हैं, मतलब जो पूरी सपोज 100% है, 100 में से हम लोगों ने 10 सेलेक्ट कर लिए, तो वो 10 को क्या बोलते हैं, सैंपल। और सैम्पलिंग 2 टाइप की होती है, एक तो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसको रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा जो मेथड होता है सैम्पलिंग का, सेकंड मेथड इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इस सैम्पलिंग का मतलब समझ में आ रहा है, सैम्पलिंग का मतलब ये है कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें सपोज 10,000 फाइल्स हैं। अब इस 10,000 फाइल्स को स्टडी तो करना बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो गया, ह्यूज टास्क हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको स्टडी ना करके कुछ सैंपल ले लेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो ये सपोज हम लोगों ने 100 फाइल्स निकाल दी, अब इसको बोलते हैं सैंपल, तो ये तो हो गया पॉपुलेशन। और ये जो 100 फाइल्स हम लोगों ने निकाल ली रैंडमली, इसको बोलते हैं सैंपल। अब ये जो 10,000 फाइल्स हैं इसमें से 100 फाइल्स कैसे निकालें, क्या मेथड यूज करें, तो वो 2 मेथड होते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, समझ में आया कि जो पॉपुलेशन है टोटल उसमें से हम लोगों को सैंपल निकालना है, लेकिन सैम्पलिंग में हम जो सैंपल निकाल रहे हैं उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सी 100 फाइल्स निकालें, 10,000 में से कौन सी 100 फाइल सेलेक्ट करें, तो उस मेथड को सैम्पलिंग बोलते हैं। और सैम्पलिंग 2 टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि is based on the fact that every member of population has known an equal chance of being selected। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग होती है, इसमें सपोज 10,000 फाइल्स हैं, तो जितनी भी फाइल्स हैं उनके इक्वल चांस है सिलेक्ट होने के। मतलब हम लोग कुछ ऐसा मेथड यूज करेंगे कि हम जब उस मेथड से फाइल निकालेंगे तो कोई भी फाइल सिलेक्ट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर फाइल ही सिलेक्ट होगी। ओके, हम लोग ऐसे मेथड यूज कर रहे हैं कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, मतलब सबके इक्वल चांस है, कोई किसी को हम लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं और ना किसी को अलग कर रहे हैं। ओके, जैसे अगर हम लोग एक काम करें कि 10,000 फाइल्स हैं, 10,000 में से एक कोई सेक्शन है ये वाला, और हम लोग ये बोले कि ये जो 100 फाइल सिलेक्ट होनी है उसमें से फाइल्स हम इसी सेक्शन में से सिलेक्ट करेंगे, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, क्योंकि 10,000 फाइल्स में क्या है कि जो एक सेक्शन है उसी सेक्शन से हम लोग फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं। सपोज 10,000 में से इस सेक्शन में 1,000 फाइल्स हैं, ओके, और बाकी फाइल्स दूसरे सेक्शन की है। अब हम लोग ये बोले कि हम लोगों को जो 10,000 में से 100 फाइल सिलेक्ट करनी है वो हम इसी सेक्शन में से कर लेंगे, तो
1000 फाइल में से 100 सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी 9000 फाइल्स का सेलेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इसी सेक्शन में से फाइल लेंगे और इस सेक्शन में केवल 1000 फाइल्स हैं, तो बाकी 9000 का तो कोई चांस ही नहीं है सेलेक्ट होने का। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो 10,000 फाइल्स हैं उनमें से किसी भी फाइल के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस है, और कोई भी फाइल सेलेक्ट हो सकती है विदाउट एनी पार्शियलिटी, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें सैंपल रैंडम चाहिए होता है, मतलब हमारी कोई चॉइस नहीं होती है। जैसे हम लोगों ने एक सिटी में सर्वे करना है, अब उस सिटी में हम लोग जब सर्वे कर रहे हैं तो हमारी कोई चॉइस नहीं है कि हमें ओल्ड एज पर्सन पे करना है या वीमेन पे करना है या एम्प्लॉयड पे करना है या नॉन एम्प्लॉयड पे करना है, हमारी कोई चॉइस नहीं है। हम लोगों को बस 100% सेलेक्ट करने हैं, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करेंगे, कोई भी रैंडमली 100% हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में किसी भी पर्सन के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस है। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें हम लोग पार्शियलिटी करते हैं। पार्शियलिटी नहीं मीन्स हम लोग कुछ अपनी कन्वीनियंस के बेस पे, अपनी चॉइस के बेस पे, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस, सैम्पल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव criteria, convenience, expertise rather than random selection, meaning not every member has a known chance of inclusion. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि सपोज अगर 10,000 पर्सन है और हम लोगों को 100 चाहिए, तो सबके सेलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं है। हम लोग कन्वीनियंस के बेस पे करते हैं या एक्सपर्टाइज के बेस पे करते हैं। सपोज कोई एक कंपनी है, उसको सर्वे करना है 10,000 लोगों पे, लेकिन वो कंपनी क्या सोच रही है कि पूरी सिटी में जाके सर्वे करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उस कंपनी ने क्या किया, अपने आसपास के जो लोग हैं, सपोज उस कंपनी के आसपास 1000 लोग रहते हैं, उन्हीं 1000 लोग में से 100 लोग सेलेक्ट कर लिए। तो ये क्या हो गया, कन्वीनियंस हो गया। ये रैंडम नहीं है। रैंडम तब होता है जब पूरी सिटीज में से किसी को भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, 10,000 लोगों को इग्नोर करके जो कंपनी के आसपास जो 1000 लोग रह रहे थे उसी में से लोग सेलेक्ट कर लिए। तो कन्वीनियंस के बेस पे कर लिया कि जो पास पास में रह रहे हैं उन पर सर्वे कर लो। तो ये नॉन रैंडम हो गया कि क्योंकि बाकी लोगों के सिलेक्शन के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कंपनी जा ही नहीं रही है, जो पास पास में लोग रहते हैं उन्हीं पर सर्वे करके निपटा रही है काम। ऐसी एक्सपर्टीज। अब सपोज कोई एक कंपनी ने लॉन्च किया शुगर टेस्टिंग मशीन। ओके, जो शुगर टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट से शुगर टेस्ट करते हैं ना, छोटी छोटी मशीन आती हैं। अब सपोज एक कंपनी वो शुगर मशीन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। अब वो अगर वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेगी, प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडम सैम्पलिंग, पूरी सिटी में किसी को भी पकड़ के उससे पूछेगी कि भी शुगर टेस्टिंग कैसी हो रही है, तो लोगों को क्या पता, सब डॉक्टर थोड़ी है, सबका मेडिकल बैकग्राउंड थोड़ी है। तो उस केस में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज की जाएगी, मतलब एक्सपर्टीज, जिसके पास एक्सपर्टीज है उसी से पूछा जाएगा। जैसे अगर कोई कंपनी शुगर मशीन लॉन्च कर रही है तो वो किससे पूछेगी, डॉक्टर्स के पास जाएगी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगी, मेडिकल्स जो स्टोर ओन करते हैं उनके पास जाएगी। ओके, सो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, क्योंकि इसमें सबके सेलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं है। इसमें कौन लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, या तो वो डॉक्टर को सिलेक्ट कर रही है, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर रही है, या फिर मेडिकल स्टोर ओनर्स को सिलेक्ट कर रही है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, जहां पर सबके सेलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कन्वीनियंस हो गया, एक्सपर्टीज हो गया, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो समझ में आया सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है। बस सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से सैंपल निकालने को जो टेक्निक यूज करना है उसको बोलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। और सैम्पलिंग टेक्निक कितने तरीके की होती है, दो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जिस पे भी स्टडी की जानी है, सपोज 10,000 लोगों पे स्टडी की जानी है, तो सबके सिलेक्शन के इक्वल चांस है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है कि सबके इक्वल चांस नहीं है, कन्वीनियंस के बेस पे, एक्सपर्टीज के बेस पे हम लोग कुछ लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उन्हीं पे सर्वे करेंगे। ओके, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, बिकॉज जो हम लोगों ने एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लिए उन्हीं के सिलेक्ट होने के चांसेस है, बाकी लोगों को कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें सबके सिलेक्ट होने के इक्वल चांस है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसके भी बहुत सारी मेथड्स होते हैं कि कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले होता है ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाली जो थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इन्वॉल्व सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन रैंडम चांस वेयर every member of the population has a known non-zero probability of being chosen, ensuring high representativeness. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी आदमी सेलेक्ट हो सकता है, किसी के भी चांस जीरो नहीं है।
ठीक है, सबके नॉन जीरो चांस है, मतलब कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। इंश्योरिंग हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस, मतलब इसमें सबके सिलेक्ट होने के चांस हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव सब फील्ड से आएंगे, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। अब इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्या है, ये मेथड्स हैं, किसके मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के। ओके, तो ये जो फर्स्ट था ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके ये 4 मेथड्स हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट 4 मेथड्स हैं, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ऑफन chosen by a random number generator. Selection of sample is based on randomness by chance. इसमें सिंपल रैंडम में हम लोगों ने क्या किया कि सपोज ये पॉपुलेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14% है। अब इन 14 लोगों में से हमें 4% चाहिए सर्वे के लिए, सैंपल के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, कोई रैंडम नंबर जनरेटर सेलेक्ट कर लिया, या तो 14 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, तो उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया। या फिर ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, ऐसे ही मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके सिलेक्ट कर लिया, कोई लॉजिक नहीं लगाया, सीधे सिलेक्ट कर लिया। तो उसके वो क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, ये हमारा मन है, हम चाहते तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, तो मतलब किसी के भी चांस जीरो नहीं थे। लेकिन बाई चांस हम लोगों ने क्या किया, इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया 1 2 3 4, लेकिन बाकी लोगों के भी सिलेक्शन के इक्वल चांस थे। ओके, तो ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, क्योंकि सबके चांस थे। तो हमें 4 चाहिए, तो हम लोगों ने इनको सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, कोई भी। यहाँ पर 2 का गैप दिया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 का गैप दे दिया, फिर 1 का गैप देकर सिलेक्ट कर लिया। तो ये सिंपल रैंडम हो गया कि रैंडमली हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, या कोई रैंडम नंबर जनरेटर्स के थ्रू सिलेक्ट कर लिया। रैंडम नंबर जनरेटर क्या होता है, अगर आप गूगल वगैरह पे जाकर सर्च करोगे रैंडम नंबर जनरेटर, तो उस पर क्लिक करोगे तो कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके वो दे देगा। ओके, सो उसके बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम लोगों ने बोला रैंडम नंबर जनरेटर अप टू 14, उसको क्लिक किया, नंबर 1 आ गया तो पहला सेलेक्ट कर लिया, फिर उस पर दोबारा क्लिक किया, नंबर 4 आ गया तो 4 सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से इनको सेलेक्ट कर लिया। तो रैंडम नंबर जनरेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने आप अपने मन से कोई भी पर्सन को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, इसका एक और भी वर्जन होता है। क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक और वर्जन, रैंडम नंबर टेबल सैम्पलिंग। एक हम लोगों ने रैंडम नंबर टेबल ले ली। अब रैंडम नंबर टेबल कहाँ से मिलेगी, आप गूगल वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। ओके, सो एक रैंडम नंबर टेबल मिल जाएगी आपको। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक टाइप है। सपोज देयर आर 99 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड वी हैव टू सेलेक्ट 10 स्टूडेंट्स। एक कोई क्लास है, उसमें 99 स्टूडेंट्स हैं और हमें कोई सर्वे करना है। उस सर्वे के लिए हमें 10 स्टूडेंट्स चाहिए, तो 10 को कैसे सेलेक्ट करें, 99 में से 10 को कैसे सेलेक्ट करें। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने एक रैंडम नंबर टेबल ली जिसमें 1 से लेकर 99 तक है। ओके, अब इसमें क्या किया, फर्स्ट नंबर शुड बी ऑफ 2 डिजिट। सबसे पहले तो जो नंबर है वो 2 डिजिट का होना चाहिए। 2 डिजिट मतलब जैसे 0 1 से लेकर 99 तक। नंबर ग्रेटर देन 99 विल बी इग्नोर्ड एज देयर आर टोटल 99 स्टूडेंट्स। अब जो 99 से बड़ा अगर कोई नंबर आ गया, सबसे पहले तो हम लोगों ने टेबल ली है, इसमें 99 से बड़ा नंबर है ही नहीं। सपोज हम लोगों ने कोई ऐसी टेबल ली होती जिसमें 99 से बड़ा नंबर होता, तो अगर वो आ जाता तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते, क्योंकि 99 से ज़्यादा स्टूडेंट ही नहीं है। लेकिन इस वाली टेबल में वो कंडीशन बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 99 तक ही नंबर है। ओके, फिर क्या करना है, स्टेप है ये कि कैसे हम लोगों को ये रैंडम नंबर टेबल को यूज़ करना है। देन यूज अ रैंडम नंबर टेबल और जनरेटर टू क्रिएट 100 डिफरेंट रैंडम नंबर्स। फिर हम लोग रैंडम नंबर टेबल जनरेटर यूज करेंगे और एक 100 डिफरेंट नंबर्स की टेबल जनरेट करेंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, गूगल वगैरह के थ्रू आपको मिल जाएगी। सेलेक्ट एनी वन नंबर ऑफ द टेबल, कोई भी एक नंबर आप रैंडमली सेलेक्ट कर लो। तो सेकंड नंबर फ्रॉम सेकंड टेबल, सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम का सेकंड ये सेलेक्ट कर लिया सपोज हम लोगों ने। ओके, देन सेलेक्ट नेक्स्ट नंबर अहेड एंड कंटिन्यू टिल द सैंपल साइज इज अचीव्ड। फिर उसका नेक्स्ट कर लो। अब हमें 10 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये रैंडमली क्या हुआ, उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर आ गए जो हम लोगों ने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, 23 70 59 79 4 47 19 38 20 13। तो अब हम लोग जो भी सर्वे करेंगे, इन लोगों पे सर्वे करेंगे, और ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि पूरी क्लास की ओपिनियन यही है। तो ये सिंपल रैंडम जो टेक्निक है सैम्पलिंग की, उसका एक वर्जन है जिसमें हम लोग रैंडम नंबर टेबल यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग।
अब हम लोगों ने अभी देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, उसके कितने पार्ट होते हैं। सिंपल रैंडम होता है, और सिंपल रैंडम का एक वर्जन भी देख लिया कि रैंडम टेबल वाला। अब हम लोग देख रहे हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। फर्स्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम अ लिस्ट एंड देन एवरी nth एलिमेंट इज सिलेक्टेड। सपोज हम लोगों ने इन लोगों में से फर्स्ट पर्सन इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एवरी nth पर्सन सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या किया, हमें फर्स्ट पर्सन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें थर्ड पर्सन सिलेक्ट करना है, एवरी थर्ड पर्सन सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 इसको सिलेक्ट किया, 1 2 3 इसको सिलेक्ट। nth मतलब, nth में मतलब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट ले सकते हैं, सेकंड, थर्ड। तो हम लोगों ने क्या किया, n की वैल्यू 3 रख दी, तो एवरी थर्ड नंबर हम लोग ले लेंगे। सो 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरीके से ये सिस्टमैटिक हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, रैंडमनेस को थोड़ा कम कर दिया। पहला नंबर तो, पहला पर्सन तो बिल्कुल रैंडमली सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर एनथ, एवरी एनथ सेलेक्ट किया, ठीक है। एनथ कुछ भी कर सकते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इसलिए यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सपोज थर्ड रख दी। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक रैंडम हो गया। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का थर्ड टाइप। randomly selecting cluster of elements from a population and subsequently selecting every element in each selected cluster for inclusion in sampling। सपोज एक कोई सिटी है, उस सिटी को हम लोगों ने क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स से एक कोई सिटी है जहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख है। एक कोई सिटी है जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख है। इसको हम लोगों ने क्या किया, क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। क्लस्टर्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। और सपोज हम लोगों ने लेट्स से 50 क्लस्टर्स में डिवाइड किया, 50 क्लस्टर्स। तो एवरी क्लस्टर में कितने लोग हो गए, 2000। तो हमारे पास 50 क्लस्टर हो गए। फिर किसी भी एक क्लस्टर को उठा लिया, ठीक है, 50 जो क्लस्टर थे, किसी एक क्लस्टर को उठा लिया और उस क्लस्टर में जो 2000 लोग थे उस पर सर्वे किया, मतलब उसको एज ए सैंपल मान के उस पर सैंपल सर्वे किया। तो उसको बोलते हैं क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, ओके। तो एक पॉपुलेशन थी, उसको हम लोगों ने पहले बहुत सारे क्लस्टर्स में डिवाइड किया, फिर किसी एक क्लस्टर को उठा के एज अ सैंपल लेके हम लोगों ने उस पर सर्वे कर लिया। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये फोर्थ टाइप हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। पहला क्या था, सिंपल रैंडम था, फिर सिस्टमैटिक हो गया, फिर स्ट्रेटिफाइड हो गया जो हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने भी क्लस्टर वाला देखा है। अब देखेंगे स्ट्रेटिफाइड। It involves dividing the population in strata defined by the presence of certain characteristics and then random sampling from each stratum. It divides the population into distinct non-overlapping subgroups strata based on shared characteristics, age, gender, income, to ensure representation and reduced sampling error. Samples are randomly selected from each stratum, often proportionally, to produce a more precise and accurate representation of the total population. It classifies population into homogeneous and subgroup data. Suppose एक कोई population है, एक कोई city है जहाँ let's say again हम लोग assume कर लेते हैं 1 लाख पर्सन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रेटिफाइड करना है, स्ट्रेटा बनाना है, बहुत सारी ग्रुप्स बनाने हैं, लेयर बनानी है। अब सपोज हम लोगों ने, अब हम लोग जो ग्रुप है वो किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बना सकते हैं। जैसे हम लोग अगर इनकम के लिए बना सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ओके। तो लेट्स से हम लोगों ने एज के अकॉर्डिंग बनाया, एज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बनाया, जो पर्सन क्या है, एव 50 है, उसका एक स्ट्रेटा बन गया। दूसरा क्या किया, वो पर्सन जो एव 25 है, उनका एक स्ट्रेटा बन गया। मतलब 25 से बड़े इसमें आ गए, जो 25 से ज़्यादा एज है, जिनकी 50 से ज़्यादा एज है उसमें आ गए। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो पर्सन 10 ईयर्स से बड़े हैं वो इसमें आ गए। अब हम लोगों ने ये एज के बेस पे बनाया है, इसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बेस पे बना सकते हैं कि जो एम्प्लॉयड हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं। इसके अलावा हम लोग इसको जेंडर के बेस पे भी बना सकते हैं कि मैन इतने हैं, वुमेन इतनी हैं, चिल्ड्रन इतने हैं, ओके। सो अभी हम लोगों ने क्या किया, एज के बेस पे बनाया है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या रखी है यहाँ पर, एज। अब 50 से ऊपर एक स्ट्रेटा बन गया, 25 से ऊपर एज वालों का एक स्ट्रेटा बन गया, और 10 से ऊपर वालों का एक लेयर बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ लोग सेलेक्ट कर लेंगे, 50 से ऊपर वालों में से कुछ सेलेक्ट कर लिए लोग, लेट्स से हम लोगों ने 100 सेलेक्ट कर लिए। फिर 25 से ऊपर वालों में से 100 सेलेक्ट कर लिए। फिर 10 से ऊपर वालों में से 100 सेलेक्ट कर लिए। तो हमारा क्या हुआ, 300 का सैंपल बन गया। तो टोटल कितने लोग थे, 1 लाख, जिसमें से 300 का सैंपल आ गया। अब इस सैंपल पे हम लोग सर्वे करेंगे जो भी हमें नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड में क्या करना है कि हम लोगों ने पहले स्ट्रेटा बनाया, वो स्ट्रेटा किसी की बेस पे बन सकता है, चाहे जेंडर के बेस पे बना लो,
एज के बेस पे बना लो या फिर कोई और भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बना दो, और उस स्ट्रेटा में से ईच स्ट्रेटा में से कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए और हमारा एक सैंपल बन गया। क्लस्टर में क्या था, क्लस्टर में क्या था कि हमें पहले क्लस्टर में डिवाइड करा और वो पूरे के पूरे क्लस्टर को एज अ सैंपल मान लिया। ओके, इसमें क्या है कि हम लोगों ने स्ट्रेटा बनाया, मतलब लेयर्स बनाई अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की, और फिर उसमें से हर लेयर में से कुछ कुछ लोग सेलेक्ट किए, जबकि क्लस्टर में क्या था, पूरा एक क्लस्टर ही सेलेक्ट कर लेते थे। तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो दूसरा टाइप था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के बेस पे, एक्सपर्टीज के बेस पे सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करते हैं एज अ सैंपल, रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते। Okay, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट।